माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले यूटिलिटी चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में ऑलरेडी हमने देखा था व्हाट इज़ यूटिलिटी और इसके कुछ फीचर्स देखे थे। तो चलिए पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता नहीं रहेगा तो आगे लॉ ऑफ DMU पढ़ने में बहुत इश्यूज़ होंगे। तो यूटिलिटी आपको याद होगा, वन सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी की पावर जो ह्यूमन बीइंग के वांट को सेटिस्फाई कर सके। तो जो ये कमोडिटी कर सकती है उससे हमें यूटिलिटी मिलती है। फिर हमने इसके फीचर्स देखे थे कि यूटिलिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मीन्स ये डिफर्स फ्रॉम टाइम एंड प्लेस, मतलब हर एक जगह या हर एक प्लेस के हिसाब से उसकी यूटिलिटी चेंज होती है। फिर हमने देखा था वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, मतलब वो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको मार्कर का दिया था, मेरे लिए मार्कर यूज़फुल है, वो आपके लिए नहीं होगा। तो ये मार्कर की मुझे यूटिलिटी है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ लिखने के लिए, बट आपको इसकी नहीं है। सेम वे अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो इसके लिए सिनेमा की यूटिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो जाके वहाँ पे देख नहीं सकता। कोई डेफ है तो म्यूज़िक नहीं सुन सकता, तो उससे उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तो हर एक पर्सन के लिए कोई चीज़ किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती, क्योंकि लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स सब डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए इसको सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। फिर हमने देखा था यूटिलिटी न्यूट्रल है एथिकली, मतलब वो वांट को सेटिस्फाई करेगी, वेदर इट इज़ गुड और बैड ये फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमने नाइफ का एग्जांपल लिया था, एक डॉक्टर का और एक चीफ का जो मर्डर करता है। फिर हमने देखा था यूटिलिटी यूज़फुलनेस से डिफरेंट है। हर एक प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं ज़रूरी नहीं कोई यूज़फुल हो। जैसे कि कोई लीकर कंज्यूम कर रहा है तो वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन उससे उसको यूटिलिटी मिलती है। फिर हमने देखा था यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों डिफरेंट होते हैं। यूटिलिटी कब होती है? बिफोर कंजम्पशन, बट सेटिस्फैक्शन कब होता है? आफ्टर कंजम्पशन। तो सेटिस्फैक्शन कब डिराइव होता है? आफ्टर कंज्यूमिंग, और यूटिलिटी कब मिलेगी आपको? बिफोर कंजम्पशन। तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। फिर हमने देखा था यूटिलिटी एक डिमांड का बेसिस है, कि जब यूटिलिटी होगी तभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड होगी। अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो उस प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं करेगा। जैसे कि कोई नॉन स्मोकर है तो वो सिगरेट की डिमांड करेगा क्या? ऑफकोर्स नहीं करेगा। फिर हमने देखा था यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। वो लोगों की वांट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। वांट जितनी ज़्यादा इंटेंस होगी, मतलब जितना ज़्यादा आपको ये, जैसे कि थ्रस्टी एग्जांपल लेते हैं, आपको प्यास लगी, आप थ्रस्टी हो, तो आप ज़्यादा प्यासे हो तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। अगर कम प्यास है तो आपको कम यूटिलिटी मिलेगी। तो आपकी वांट पे डिपेंड करता है कि वांट आपकी कितनी ज़्यादा इंटेंस है या कितनी ज़्यादा तेज है। तो ये हमने कुछ फीचर्स देखे थे। चलिए तो आगे फिर हमने देखा था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट देखे थे, और फॉर्म्स यूटिलिटी देखा था। तो फॉर्म्स में आपको पता रहेगा, फॉर्म यूटिलिटी देखा था हमने, एक तो अलग अलग टाइप्स की यूटिलिटी। हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ देखे थे, जैसे कि फॉर्म यूटिलिटी, कि जब भी हम कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि ये फर्नीचर से हमने वुड से हमने फर्नीचर बनाया, तो ये क्या किया हमने? फॉर्म यूटिलिटी हो गया, मतलब गुड्स का फॉर्म चेंज हो गया। तो ये फॉर्म यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी फॉर्म चेंज होगा, जैसे कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। फिर हमने देखा था कि ये सर्विस यूटिलिटी देखा था, कि जैसे कि डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, टीचर्स है, जो सर्विसेज देते हैं वो। फिर हमने देखा था एक टाइम यूटिलिटी जो वेयरहाउस क्रिएट करता है। प्लेस यूटिलिटी देखा था जो ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है। नॉलेज यूटिलिटी देखा था, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। एग्जांपल हमने कंप्यूटर्स का लिया था, मोबाइल का लिया था, और कोई एक प्लांट का मैंने लिया था, मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसकी हमें पता चली। फिर पोजीशन यूटिलिटी, जब पोजीशन ट्रांसफ़र होता है तब यूटिलिटी उसके ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से आ गया होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। फिर हमने देखा था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड है। तो चलिए पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक टेबल देखा था, यहाँ पे कमोडिटी हमने मैंगो माना था, आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे। तो कंजम्पशन 1 किया तब हमें यूटिलिटी कितना मिला? टोटल 10। कंजम्पशन बढ़ता गया तो हमारा यूटिलिटी भी क्या हो गया? गिरता गया। देखो फर्स्ट यूनिट से हमें कितना मिला? आपको 10 मिला। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो यूटिलिटी गिरेगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। गिरेगा, फिर नेगेटिव। फिर जब इनको ऐड करेंगे, जैसे कि ये 10 तो 10 आ गया, फिर 10 + 8 किया तो 18 आ गया आपका। फिर इन तीनों को प्लस किया, 10 + 8 + 6, या आप डायरेक्टली 18 + 6 24। फिर इसमें 4 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 0 किया, फिर -2 किया।
तो हमें ये टोटल यूटिलिटी मिला। तो दोनों का मीनिंग भी हमें जान लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि दी सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जब आप एक यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो तब आपको जो यूटिलिटी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट से आपको 10 मिला, सेकंड से आपको 8 मिला, एक्स्ट्रा कंज्यूम किया तो एक्स्ट्रा कितना मिला 8, लेकिन कम मिलेगा क्योंकि इंटेंसिटी कम होगी तो यूटिलिटी कम मिलती रहेगी। कंजम्पशन बढ़ता रहेगा तो एमयू गिरता है, टीयू क्या हो रहा है आपका बढ़ता रहेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर गिरेगा। तो इसके बारे में मेन जो 4-5 पॉइंट है वो हमने कल देखे थे कि इनिशियली जब हम एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तब दोनों सेम होते हैं। जब कंजम्पशन बढ़ता है तो टीयू क्या होता है, बढ़ रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। टीयू इंक्रीजेज बट एट अ डिमिनिशिंग। पहले देखो 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, 24 से 28 हो गया, फिर 28 से 30, 2 से बढ़ा, फिर कांस्टेंट है 30 मतलब 0 से बढ़ा, फिर 28 डिमिनिश हो गया, गिर गया। एक्चुअली ये इसी का गैप ही आप चेक भी कर सकते हो। 10 + 8 करोगे तो 18 मिल जाएगा। और एमयू क्या होता है, स्टार्टिंग से गिरते जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि फर्स्ट दोनों कांस्टेंट है, यूनिट 1 कंज्यूम किया तो। सेकंड, जब कंजम्पशन बढ़ता है तो टीयू क्या होता है, इंक्रीज होता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। मतलब पहले वो ज़्यादा से बढ़ा, फिर कम, फिर पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर वो गिर गया। एमयू क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, गिरते जा रहा है वो, फिर 0 हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। फिर अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे जो यूनिट्स है वो आपको एक्स पे लेने ऑलवेज। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो 1 के सामने टोटल कितना 10 है, तो 1 के सामने 10, देखो यहाँ पे 0, 4, 8 और 12 के बीच में यहाँ पे आ गया 10। फिर ये 18 है तो यहाँ पे आपका 20 से थोड़ा कम 18 इधर आ गया, फिर 24 यहाँ पे आ गया, फिर 5 के सामने 30, तो 5 के सामने आप 30 यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 6 के सामने भी 30 है, 4 के सामने 28 है, 5 के सामने 30 है और 6 के सामने भी 30 है। तो ये दोनों सेम है 30-30। और 7 के सामने कम हो गया, 7 के सामने ये थोड़ा माइनस हो गया। फिर इनको हम ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ये टीओ कब बन गया। फिर यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे। 1 के सामने 10 है तो 1 के सामने 10 ले लिया, 2 के सामने 8 है तो 2 के सामने 8 यहाँ पे 8 के सामने आ गया। फिर 3 के सामने 6 है तो 3 के सामने 6 यहाँ पे आ गया। 4 के सामने 4, 2, 0, -2 तो 4 के सामने 2 आ गया। 5 के सामने 4 के सामने 4 है, 5 के सामने 2 और 6 के 0, 0 मतलब सेम लाइन पे आ गया। और 7 में नेगेटिव तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ गया, तो अप्रोक्स इधर आया। फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये आपका एम यू कर्व मिल गया, ये आपका एम यू कर्व है। और जब एम यू 0 है तो आपका टी यू मैक्सिमम है। ये अगर हम लाइन देखें, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिटी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। तो ये आपका शेड्यूल था और ये आपका ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ में क्या है, इनिशियली दोनों कांस्टेंट है, सेम है, फिर ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। फिर यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, फिर यहाँ से क्या हो गया, गिरना चालू हो गया। अगर वो कंजम्पशन और आगे रखता है तो और आगे गिरेगा, बट वो और ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। फिर ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिश हो गया, यहाँ पे आया 0 हो गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो ये एरिया क्या बताता है, डिसयूटिलिटी बताता है कि यहाँ पे वो डिससेटिस्फाइड हुआ है। तो जैसे इससे कंजम्पशन बढ़ता है बेसिकली, वैसे वैसे आपका यूटिलिटी कम होती है। अभी इसी डायग्राम के ऊपर हमारा बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में भी आपको लॉ पढ़ने हैं, आपने साइंस में तो लॉ पढ़े होंगे, तो वैसे हम इकोनॉमिक्स में लॉ पढ़ने वाले हैं। अभी इकोनॉमिक्स में जो लॉ होंगे ना, वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, तो वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट ऑलवेज नहीं देंगे, जैसे कि हमको साइंस में मिलता है एग्जैक्ट या प्योर साइंस या प्योर रिजल्ट मिलता है। कि जैसा कोई सपोज़ कोई केमिकल मिक्सचर है, वो अगर आप ऑलवेज करोगे तो आपको एक डेफिनेट प्रोडक्ट मिलेगा, वो ऑलवेज होगा, वो आज भी होगा, कल भी होगा और 400 साल बाद भी होगा।
बट जो ह्यूमन लॉज है या जो इकोनॉमिक्स के लॉज है वो क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ पे जो लॉज है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हर एक लॉ के पीछे कुछ कंडीशंस होगी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो ही वो लॉ सेटिस्फाई होगा, मतलब तो ही वो लॉ काम करेगा। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर पढ़ा हुआ है। ये डिमिनिशिंग का मतलब आपको पता होगा, डिक्रीजिंग, और मार्जिन यूटिलिटी जस्ट पढ़ा हमने कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है। हमने एग्जांपल में लिया था कमोडिटी एक्स का ऊपर टेबल में कि अगर आप 1 यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको कितना मिलता है, 10। जैसे ही आप कंजम्पशन बढ़ाते हो, सेकंड किया तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 8, फिर थर्ड किया तो फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, से गिर रहा था। तो ये गिरता क्यों है, तो इसके पीछे एक लॉ बना हुआ है। तो ये लॉ को एक्सप्लेन किया था पहले गुस्सेन ने किया था, बाद में इसको अल्फ्रेड मार्शल ने और थोड़ा डिटेल में किया। तो अल्फ्रेड मार्शल का एक स्टेटमेंट है, अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट अ पर्सन डिराइव्स, कि पर्सन को क्या मिलता है, कि एडिशनल बेनिफिट विद द इंक्रीज इन द स्टॉक डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। तो ये स्टेटमेंट आपको भी याद करना है। तो ये स्टेटमेंट में क्या बोला है, देखिए ये रहा स्टेटमेंट लॉ का। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, अजम्पशंस। इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ पढ़ने वाले हैं ना, हर एक लॉ के कुछ अजम्पशंस होंगे। अजम्पशंस मतलब कंडीशंस, कि ये कंडीशन फुलफिल होगी ना तभी इसका लॉ काम करेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ना तो ये लॉ काम नहीं करेगा। वो कंडीशंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब अजम्पशंस की बात करें कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही ये लॉ काम करेगा। फिर क्या बोला, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, कि पर्सन को क्या मिलता है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। थोड़ा डेफिनेशन इधर है, बाकी का इधर है, हम पढ़ रहे हैं। फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ ए थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। ये आपको लर्न करनी है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है, अगर आपको टेबल याद होगा एमयू वाला, सपोज एक कमोडिटी एक्स है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी है, तो 1 2 3 4 5 6, मैं सेम बुक पे एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 6 8 6 4 2 0 -2। तो अभी देखो डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। क्या बोला अल्फ्रेड मार्शल ने, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स। पहले बोला अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब मेरी कुछ कंडीशंस है वो तुम्हें माननी पड़ेगी, ठीक है। वो कंडीशन हम मानेंगे तो क्या होगा, द एडिशनल बेनिफिट, एक्स्ट्रा जो बेनिफिट पर्सन को मिलता है। एडिशनल बेनिफिट मतलब किसकी बात कर रहा है वो, एमयू। एमयू का मतलब हमने देखा था ना, एडिशनल यूटिलिटी या यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, कि एक एडिशनल अपने को बेनिफिट मिलता है। कब मिलेगा, जब हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे। विच अ पर्सन डिराइव मतलब मिला, कब मिलेगा, फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, जब हम क्या करेंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे तभी तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो रहा है, गिर रहा है ना, पहले 10 से 8 हो गया, फिर 6, फिर 4, फिर 2, तो ये क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक, मतलब जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये गिरता रहेगा। तो इन शॉर्ट इसने क्या बोला है कि अगर मेरे कुछ कंडीशंस हैं कि वो अगर होंगे ना तो जब तुम कंजम्पशन करोगे ना तब तुम्हारा एमयू गिरेगा। बस सिंपल सा इतना बोला उसने। तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। तो जब भी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं तो एक शेड्यूल और एक डायग्राम बनाना पड़ता है अपने को, ग्राफ। तो शेड्यूल हमने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया था और पहले भी देखा था, सेम वही है। कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स दिए हुए उसके, और एमयू गिर रहा है, उसको हमने प्लॉट किया। तो एमयू आपको याद होगा, हमने टीओबी बनाया था ऊपर ऐसा वाला, तो खाली यहाँ पे एमयू लिया है क्योंकि हम स्टडी उसी की कर रहे हैं। तो स्केड्यूल आपको एक्सप्लेन करना है, फिर ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या करना है कि एमयू आपका क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है फ्रॉम बिगिनिंग। जब 1 यूनिट कंज्यूम किया तो आपका 10 था, फिर 2 हो गया तो 8 हो गया, फिर 3 हो गया तो 6। आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है ये। और जब 6th यूनिट कंज्यूम किया तब एमयू 0 था, और 7th यूनिट कंज्यूम किया तब एमयू डिमिनिश हो गया। सेम इसमें भी है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ऑन द एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी एक्स आर रिप्रेजेंटेड एंड ऑन द वाई एक्सिस एमयू इज रिप्रेजेंटेड। फिर व्हेन
पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, जब इसको प्लॉट किया 1 के सामने 10, 2 के सामने 8, तो वी गेट MU कर्व। तो MU कर्व डिमिनिशेस फ्रॉम बिगनिंग, बिकम्स 0 एंड स्टार्ट फॉलिंग, मतलब बिकम्स नेगेटिव। 6 के बाद क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। तो आपको ये ग्राफ में ये इतना एक्सप्लेन करना है। तो सबसे जो भी आपको लॉ करना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है वो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, जो मैंने बताया था। फिर आप स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल का था, जो हमने पढ़ा अभी। फिर एक शेड्यूल बनाओ, मतलब ये टेबल। फिर ग्राफ बनाओ, उसको एक्सप्लेन करो। फिर ग्राफ बनाओ, उसको एक्सप्लेन करो। फिर आपके अजम्पशंस आएंगे, तो अभी हम अजम्पशन देंगे। तो अगर आपका कोई 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये सब आपको करना पड़ेगा, प्लस आपको अजम्पशंस लिखने होंगे। अगर एक्सेप्शंस बोला है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका एक लॉ कंप्लीट होगा। तो हम लोग अभी अजम्पशंस देखते हैं। ऑलरेडी हमने ये तीनों तो देख लिया, ग्राफ भी देख लिया, अभी अजम्पशंस बाकी है, तो चलिए वो देखते हैं। अजम्पशंस देखते हैं। अजम्पशंस मतलब क्या है, कंडीशंस, कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी तब ये लॉ काम करेगा। हम इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज पढ़ने वाले ना, सब में अजम्पशंस आएगा ही। इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, कंडीशंस। ये कंडीशंस फुलफिल होगी तब ये लॉ काम करेगा। तो पहला अजम्पशंस क्या है, रैशनैलिटी, कि जो कंज्यूमर है ना, जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब उसका एम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करना। तो ये रैशनल पर्सन कौन से, जो स्मोकर हो गए, ड्रंकर्ड्स हो गए, माइजर्स हो गए, ये सब क्या इरेशनल पर्सन है, मतलब ये रैशनल या नॉर्मल पर्सन में काउंट नहीं करते। तो उनका क्या होगा, जैसे कि कोई ड्रंकर्ड है या स्मोकर है, तो उसका क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा ना। सपोज स्मोकर है, वो स्मोक करता है, तो फर्स्ट सिगरेट ली, फिर सेकंड ली, फिर थर्ड ली, फिर फोर्थ ली, तो उसको बोलेंगे भाई तेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बता। तो बोलेगा फर्स्ट से मेरे को 10 मिला, सेकंड से बोला 12 मिला, थर्ड से 15 मिला। तो यहाँ पे MU क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट हमारा लॉ का नाम क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU है। मतलब हमारा यूटिलिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे उतना ज़्यादा उनको इंटॉक्सिकेशन, नशा होगा। तो इसकी वजह से वो सबको इसके बाहर रखा गया। तो वो इरेशनल पर्सन है। तो सबसे पहले नॉर्मल कंज्यूमर होना चाहिए, वो पहला कंडीशन ये है। मतलब वो ड्रंकर्ड नहीं होना चाहिए, स्मोकर नहीं होना चाहिए, या माइजर, कंजूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी सेकंड देखते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट। यूटिलिटी क्या होना चाहिए, हमको नंबर में मेजर कर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर नंबर में ही तो लिखा है, बट एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है यूटिलिटी को मेजर करना। हमने फीचर्स में भी देखा था कि यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब उसको नंबर नहीं दे सकते। अभी आपको एक किसी ने मैंगो दिया, खा के बताओ कि आपको कितना अच्छा लगा, तो उसको नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर हम नंबर में नहीं लेंगे तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके ऊपर हम एनालिसिस कैसे करेंगे, टेबल्स कैसे बनाएंगे। तुम्हारा दूसरा जम्पशन है कि तुम इसको नंबर में दे सकते हो, जो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कार्डिनल मेजरमेंट मतलब उसको नंबर देना, जैसे कि हम यहाँ पे टेबल में दे रहे हैं 10, 12, 15। फिर नेक्स्ट है होमोजिनिटी। जो भी गुड्स तुम कंज्यूम कर रहे हो ना, वो होमोजीनियस होना चाहिए। लास्ट मैंने एग्जांपल मैंगो का लिया था। किसी पर्सन के ऊपर मैं सपोज एक्सपेरिमेंट करोगे, भाई मैंगो खाओ और बताओ कि यूटिलिटी कितना मिला, तो बोलेगा फर्स्ट से 10 मिला। अभी सपोज मैंगो एक जैसे नहीं है, दूसरा मैंगो दिया वो थोड़ा खट्टा था, तो बोलेगा कि मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं इसको कम मार्क्स दूंगा। तीसरा मैंगो दिया था जो बहुत ही मीठा था, सबसे अच्छा था, तो उसको 15 दे दिया, ये तो गड़बड़ है। फिर एक दूसरा मैंगो दिया, वो थोड़ा ठीक था, तो उसको बोलेगा 9 दिया। तो अब ये देखो, ये तो कुछ कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंगो सब एक जैसे नहीं है। तो आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो सब मैंगो कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सबका शेप, साइज, कलर, टेस्ट, स्मेल सब कुछ से यूनिफॉर्म होना चाहिए, डिफरेंट कुछ भी होना चाहिए। तो होमोजेनिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ एग्जांपल्स इन लोग ने दिए। आइडेंटिकल साइज, एक जैसा साइज होना चाहिए, उनका शेप सेम होना चाहिए, कलर सेम, टेस्ट है, स्मेल है, सब कुछ सेम होना चाहिए। मतलब दो चीज़ों में कुछ फ़र्क ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको दो मैंगो ला के दे दिया, आप कोई भी खाओ, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों एक जैसे ही है। तो उसका मतलब ये होता है होमोजेनिटी का। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूटी। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे कि मैंगो का मैंने बात किया था, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक मैंगो खाया, फिर 2 दिन बाद एक खाया, फिर 4 दिन बाद एक खाया, तब आपकी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी।
तो एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, एक के बाद एक के बाद एक खाया तुरंत दूसरा, फिर तुरंत तीसरा, सक्सेसिव होना चाहिए, बैक टू बैक होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, मतलब बिना टाइम इंटरवल के। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो चीज़ों का वो रीजनेबल होना चाहिए। जैसे कि मैंगो की मैंने बात की, मैंगो रीजनेबल है, एक इंसान एक मैंगो खा ही सकता है, लेकिन सपोज मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ किसी और चीज़ को लेके, सपोज मैं पानी पीने का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ किसी के, कि चलो पानी से कितनी यूटिलिटी मिलती है, तो साइज़ क्या होनी चाहिए, रीजनेबल। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया और बाल्टी ला के दे दिया एक पर्सन को कि एक बाल्टी पानी पी और मुझे पता कितना यूटिलिटी मिला, वो एक बाल्टी पानी पी पाएगा? तो क्या वाटर के लिए एक जो बकेट है, बाल्टी, वो रीजनेबल साइज़ है? ऑफकोर्स नहीं है, कि वो एक बाल्टी तो अभी वो इंसान है वो नहीं पी पाएगा। तो अभी मैंने उसको बोला कि चलो एक बाल्टी नहीं एक चम्मच लेते हैं, एक चम्मच से पानी पी, तो वो भी अनरीजनेबल है। तो वाटर के लिए रीजनेबल साइज़ क्या होगी, एक ग्लास। अगर चाय का एक्सपेरिमेंट करें किसी को चाय पिलाने का, तो उसके लिए एक रीजनेबल साइज़ क्या होगा, कप होगा। तो ये रीजनेबिलिटी वो डिफरेंट होता है कि बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने बकेट की बात की, या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, स्पून की बात की, एक रीजनेबल साइज़ होनी चाहिए। जैसे कि अगर चाय की बात करें तो एक कप 150 ml का जो कप होता है वो रीजनेबल साइज़ होता है, उसके लिए ग्लास भी अनरीजनेबल हो गया, एक ग्लास चाय पीना वो अनरीजनेबल हो गया। तो साइज़ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए। कॉन्स्टेंसी मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, हर एक चीज़ कांस्टेंट, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि आज मुझे चाय अच्छी लगती है तो मैंने चाय पिया तो मैंने उसको 10 मार्क्स दिया, फिर दूसरी चाय पी इसको 8 दिया, फिर मुझे चाय बहुत अच्छी लगने लग गई, टेस्ट मेरा चेंज हो गया तो मैं इसको 15 दूंगा। तो जैसे जैसे क्या होगा, मेरे टेस्ट चेंज होंगे ना, तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन जो है ना उनका, हर एक यूनिट्स का अलग अलग मिलेगा। तो लोगों के टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इवन एमयू ऑफ मनी, इसको हम आगे देखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। मतलब पैसे भी चेंज नहीं होने चाहिए। अगर किसी के पास आज पैसे है कल पैसे नहीं होंगे तब वो सामान खरीद ही नहीं पाएगा, या जो पैसों के लेके उनकी यूटिलिटी होती है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, एक्सेप्शंस में आएगा। तो कौन सी चीज़ें सेम होनी चाहिए, लोगों की इनकम चेंज होगी तो खर्चे नहीं कर पाएंगे वो लोग, टेस्ट जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, हैबिट्स, फिर उनके चॉइसेस है, लाइक्स और डिसलाइक्स एट्सेट्रा, ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब क्या बोल सकते हैं, सेम, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या दिया है, डिविजिबिलिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी, मतलब जो कमोडिटी कैसी होनी चाहिए, वो डिविजिबल होनी चाहिए। डिविजिबल मीन्स जैसे कि आपको कोई सामान चाहिए, सपोज आपको वीट चाहिए, तो आप दुकान पे गए तो उसके पास 1 क्विंटल की गोनी है, तो आपने उसको बोला कि मुझे 1 किलो निकाल के दे दो, तो वो आपको दे सकते हैं 1 किलो निकाल के, ऑफकोर्स दे सकते हैं, आधा किलो भी दे सकता है, 2 किलो भी दे सकता है, तो जितना चाहिए उतना आपको डिवाइड करके वो दे देगा। बट आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास गए या शोरूम में गए कार की, उसको बोला कि भाई मुझे एक काम करो, मुझे एक आधी कार दे दो, वो आधी कार दे सकता है आपको? ऑफकोर्स नहीं दे सकता। वो कमोडिटी क्या इनडिविजिबल है। आप बिल्डर के पास गए, उसको बोला एक काम करो आधा घर मुझे दे दो, आधा घर हम ले सकते हैं क्या? या एक काम करो एक घर की एक दीवार दे दो, बाकी की 3 दीवार मैं अगले बार लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी कमोडिटी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सब कैसे होनी चाहिए, डिविजिबल। हम यहाँ पे कार की बात नहीं कर सकते, रेफ्रिजरेटर हो गया, नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो इनडिविजिबल है। कार में मैंने ऐसा तो नहीं किया टायर ले लिया बाकी का इंजन बाद में लूँगा, ऐसे नहीं कर सकते ना। या फिर जो रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाज़ा पहले ले लिया, बाद में बाकी का काम बाद में लेंगे, तो वो किसी काम का ही नहीं है। तो हमारा अजम्पशन क्या है, जो भी कमोडिटी हो क्या होनी चाहिए, डिविजिबल, मतलब इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और इसको हम एक्वायर परचेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सिंगल वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए एट अ टाइम। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आते हैं एक मिल्क का और एक इलेक्ट्रिसिटी का। अभी देखो मिल्क से हम बहुत सारी वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम मिल्क शेक बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके जो प्रोडक्ट हैं बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सारे काम में आ सकती है। तो लेकिन हम जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैं किसी को अगर दूध के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो या तो मैं खाली इसको दूध पिला रहा हूँ, या तो खाली चाय पिला रहा हूँ, या तो कॉफ़ी पिला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 1 कप चाय पिलाई, फिर 1 गिलास दूध दिया, फिर 1 कप कॉफ़ी बना दी, फिर दूध से कुछ छाछ बना के दे दिया, दही बना के दे दिया। तो ये सब क्या होगा,
तो यहाँ पे एम चेंज नहीं होगा उसका, मतलब हो सकता है आपका एम अलग अलग आएगा। तो हम अगर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका एक ही यूज़ होना चाहिए, सिंगल यूज़, मतलब मल्टीपल यूज़ नहीं होना चाहिए। मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो मिल्क का एक ही प्रोडक्ट के ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक ही पर्पज़ के लिए हमें यूज़ करना है, अदर पर्पज़ के लिए नहीं। तो ये अजम्पशंस थे हमारे। तो लॉज में आपको जितने भी लॉज है, हर एक लॉ के कुछ कंडीशंस है, ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी ना तभी ये लॉ काम करेगा। मतलब जब वो लॉ आएगा ना तब आपको ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अभी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेप्शंस, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।